नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज दिल्ली में जीएचएमसी पार्षदों और भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार की उपलब्धियों के बीच रखेंगे अपनी बात। सहारनपुर के गुप्ता बंधु यूएई में गिरफ्तार, दक्षिण अफ्रीका में करोड़ों के गबन का है आरोप। आरएसएस के लखनऊ समेत 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, विदेशी नंबर से भेजे गए मैसेज। राजस्थान में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत, बारातियों की कार और ट्रक की भीषण टक्कर। और पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मोसोत गिरफ्तार, विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 47 भाजपा पार्षदों और हैदराबाद इकाई के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह पहली बार है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस तरह की अनौपचारिक बातचीत का आह्वान किया है। सोमवार को बातचीत में भाजपा नेता और प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि हमारे नगर सेवकों और पदाधिकारियों को मंगलवार को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा गया। उन्होंने आईएसबी हैदराबाद की अपनी हालिया यात्रा के दौरान भी हम सभी को आमंत्रित किया था, लेकिन उस समय भारी बारिश हुई थी, तब हम उनसे नहीं मिल पाए थे। प्रधानमंत्री ने हमें एक बार फिर से मिलने के लिए आमंत्रित किया है। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि हम सभी मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान एक चाय सभा भी करेंगे। यह केवल एक शिष्टाचार यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी हमें पार्टी के लिए काम करने के प्रति प्रेरित भी करेंगे। मुशीराबाद के जीएचएमसी नगर सेवक सुप्रिया गौड़ ने बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएचएमसी के नगर सेवकों के साथ साथ हैदराबाद इकाई के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है। हम बातचीत के दौरान अपने निगम में आने वाली समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के करीबी और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे गुप्ता बंधुओं को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपी गुप्ता बंधुओं को दक्षिण अफ्रीका वापस लाने की कवायद भी अब तेज हो गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी वापसी होगी या नहीं। दरअसल दोनों देशों ने अप्रैल 2021 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। गुप्ता बंधुओं अजय, अतुल और राजेश गुप्ता पर आरोप है कि तीनों ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ नजदीकी के चलते बड़े पैमाने पर अरबों की स्थायी मुद्रा का गमन किया। यह भ्रष्टाचार 2009 से 2018 के बीच किया गया। हालांकि घोटालों के सामने आने के बाद से वे दक्षिण अफ्रीका से भाग गए थे। उनके खिलाफ काफी प्रदर्शन भी हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामाफोसा ने पहली बार यह स्वीकार किया था कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के भीतर मतभेदों के कारण देश में घोटाले में कथित तौर पर लिप्त गुप्ता परिवार के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हो सकी। आपको बता दें कि अजय, अतुल और राजेश गुप्ता 1994 में अपने परिवारों के साथ दक्षिण अफ्रीका आ गए थे। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा से उनकी बेहद नजदीकी थी। जल्द ही गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष 5 धनी लोगों में शुमार हो गए। उद्योगपति गुप्ता बंधु मूलतः सहारनपुर के रहने वाले। इनके पिता शिव कुमार की सहारनपुर में राशन की दुकानें थी। वह दिल्ली में खोली गई अपनी कंपनी से मसालों का निर्यात करते थे। उनकी दूसरी कंपनी टेलकम पाउडर में प्रयोग होने वाले सोप स्टोर पाउडर का वितरण करती थी। सहारनपुर के रानी बाजार में इनकी पुश्तैनी मकान भी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी के व्हाट्सएप पर मिली है। 3 भाषाओं में भेजे गए संदेश में लखनऊ, नवाबगंज के अलावा कर्नाटक 4 स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। डॉक्टर नीलकंठ ने मडियाव थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार रविवार को राजधानी में अलीगंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। धमकी भरे यह संदेश सोशल मीडिया पर अलीगंज के रहने वाले डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को भेजे गए थे। मैसेज में लखनऊ, नवाबगंज के अलावा कर्नाटक के 4 स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में डॉक्टर नीलकंठ ने मडियाव थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस संदेश भेजने वालों की तलाश के लिए साइबर क्राइम सेल क्राइम ब्रांच की मदद ले रही है। अलीगंज सेक्टर एन निवासी डॉक्टर नीलकंठ ने बताया कि वे सुल्तानपुर स्थित एक महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वे अलीगंज सेक्टर क्यू स्थित संघ के दफ्तर से भी जुड़े और पुराने स्वयंसेवक भी हैं। उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर उन्हें व्हाट्सएप पर 3 भाषाओं में हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी में संदेश आया और इसमें दिए गए लिंक को खोलकर ग्रुप से जुड़ने के लिए कहा गया, लेकिन नंबर विदेश का होने से उन्होंने लिंक नहीं खोला। इसके बाद 3 और मैसेज भेजे गए। इसमें यूपी व कर्नाटक के 6 स्थानों को रात 8 बजे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें अलीगंज के सेक्टर क्यू स्थित संघ का कार्यालय भी है। प्रभारी निरीक्षक मडियाओ अनिल कुमार ने बताया कि नीलकंठ मणि पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उच्च अधिकारियों व सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी गई है। हालांकि धमकी में दिए गए वक्त पर कोई अनहोनी नहीं हुई है। ऐसे में आशंका है कि किसी शरारती तत्व ने संदेश भेजकर परेशान किया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर में सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मृतक एक ही परिवार के थे। सभी कार से बारात में शामिल होकर शादी समारोह में जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा गुड़ामालनी थाने के बाटा फाटे के पास हुआ। जलौर के सेडिया निवासी परिवार बाड़मेर जिले के कांदी के ढाडी गुड़ामालनी जा रहे थे। कार में परिवार के 9 लोग सवार थे और इसी दौरान गुड़ामालनी में हाईवे पर बाटा फाटे के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरीके से पिचक गई। वहीं ट्रक भी आगे जाकर सड़क पर पलट गया। अन्य गाड़ियों में सवार बारातियों ने गाड़ी में कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। दुर्घटना में पूनमा राम के साथ अन्य 6 लोग भी हैं, मृतकों में शामिल है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं मालीगंज पुत्र नैना राम और बुद्ध राम पुत्र काना राम को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं एक गंभीर घायल को साचौर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें सोमवार देर रात 3 बजे अमलोह से पकड़ा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पीसीए के तहत डीएफओ गुर अमनप्रीत सिंह की हालिया गिरफ्तारी के सिलसिले में उन्हें अमलोह से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गिरफ्तार डीएफओ और ठेकेदार हम्मी ने वन विभाग में गलत कामों का ब्यौरा दिया था, जिसके बाद धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मंत्री के गिरफ्तार वन अधिकारियों से संबंध थे। उन पर 25,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल होने का भी आरोप है। इस मामले में एक पंजाबी अखबार स्थित पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया है। कैप्टन सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत पर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। विजिलेंस ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार वन विभाग के कई उच्च अधिकारी एवं पूर्व अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पूछताछ के दौरान कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि शिवालिक की पहाड़ियों में करोर एवं मिर्जापुर में खैर की लकड़ी को बेचने के मामले में भ्रष्टाचार संबंधी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वन विभाग के कई अधिकारी आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि खैर के प्रति पेड़ 500 रुपए के हिसाब से विभाग के उच्च अधिकारी एवं मंत्री तक दिए जाते हैं। उस समय इस मामले में भी विभागीय जांच भी हुई थी। उस जांच के घेरे में वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर से लेकर पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक का भी नाम था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज दिल्ली में जीएचएमसी पार्षदों और भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार की उपलब्धियों के बीच रखेंगे अपनी बात। सहारनपुर के गुप्ता बंधु यूएई में गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीका में करोड़ों के गबन का है आरोप। आरएसएस के लखनऊ समेत 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। विदेशी नंबर से भेजे गए मैसेज। राजस्थान में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत। बारातियों की कार और ट्रक की भीषण टक्कर। और पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सत्ता गंवाने के बाद उन पर गिरफ्तारी का खतरा भी मंडरा रहा है। इस बीच सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सौदे का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूर्व प्रधानमंत्री व PMLN नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान पर हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा लिए गए दोषपूर्ण फैसले पाकिस्तान पर आत्मघाती बमबारी के ही समान थे। दरअसल PMLN की ओर से यह बयान तब जारी किया गया है जब इमरान खान के विधायक अताउल्लाह ने पाक सरकार को आत्मघाती हमले की चेतावनी दी थी। अताउल्लाह का यह बयान तब आया जब सामने आया कि इमरान खान की वो जान का खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। PMLN की ओर से ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया गया है। इसमें PML नेता अब्बासी ने इमरान खान पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरे देश में आत्मघाती बम विस्फोट किए हैं। पिछले महीने उन्होंने जो निर्णय लिए, साथ ही जिस तरह से उन्होंने IMF सौदे का उल्लंघन किया, यह देश पर एक आत्मघाती हमला ही था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तानियों से किए गए वादों को तोड़ दिया है और अपने काले कारनामों से देश को संकट में डाल दिया। इस दौरान उन्होंने एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का आरोप भी इमरान सरकार पर लगाया। पिछले दिनों खबरें सामने आई थी कि इमरान खान की जान को खतरा है और उनकी हत्या कराई जा सकती है। इसके बाद PTI के एक विधायक अताउल्लाह ने पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी कि अगर इमरान खान के सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो आत्मघाती हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि देश चलाने वालों को चेतावनी दी जाती है, ना कि आप रहेंगे ना ही आपके बच्चे। मैं सबसे पहले आप पर आत्मघाती हमला करूंगा और इसी तरह हजारों कार्यकर्ता भी तैयार हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर करण जौहर की जन्मदिन के पार्टी में कई लोग कोविड-19 के नए वेरिएंट से संक्रमित हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले लोग ओमिक्रॉन के वेरिएंट B5 और B6 से संक्रमित हुए हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, आदित्य राय कपूर, करण जौहर की जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने के बाद कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाए गए थे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी में शामिल हुए 50 से 55 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि हुई है और इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क पहनने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैंने CM उद्धव ठाकरे से भी बूस्टर खुराक को अनिवार्य बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह अभी के लिए वैकल्पिक है। सकारात्मकता दर के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर सहित 6 जिलों में बढ़ रहा है। गौरतलब है कि करण जौहर ने अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था और इस पार्टी में कई बड़े सितारे ने शिरकत की थी। पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। जॉर्जिया में अटलांटा रैपर ट्रेवल की सप्ताहांत में गोली मारकर हत्या का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार रैपर की लाश उनके अपार्टमेंट में पाई गई। पुलिस के मुताबिक रैपर के शरीर पर गोली लगने के निशान पाए गए। USA टुडे के अनुसार रॉकडेल काउंटी शेरिफ की प्रवक्ता जेडिडिया कैनेडी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि रैपर ट्रेवल का असली नाम मैरियन सेमोटोवार था। 34 वर्षीय रैपर की लाश लेक सेंट जेम्स अपार्टमेंट में रविवार तड़के 3:20 पर जमीन पर पड़ी हुई मिली थी और शव पर गोली लगने का घाव था। ट्रेवल को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। शेरिफ के कार्यालय की ओर से बताया गया है कि इस हत्या के मामले में संदिग्ध जेमी शेल्स जोन्स की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया है। हालांकि अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। शेरिफ के कार्यालय के अनुसार ट्रेवल परिसर में रहने वाली अपनी एक महिला मित्र से मिलने जा रहे थे और इसे ही कलह और हत्या की वजह माना जा रहा है। डेडलाइन की रिपोर्ट के अनुसार जोन्स महिला को जानता था लेकिन ट्रेवल को नहीं जानता था। बीते रविवार को ही रैपर ट्रेवल के ट्रेडमार्क लेबल डेम जैम ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। इस पोस्ट में लिखा है कि हमारे विचार और प्रार्थनाएं ट्रेवल के बच्चों, प्रियजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। वे अपने शहर के लिए एक सच्ची आवाज थे और उस समुदाय के लिए एक प्रेरणा जिसे उन्होंने गर्व से प्रतिनिधित्व किया। RIP स्कूल ट्रेवल ने साल 2011 में अपना पहला मिक्स टेप 17 दिसंबर शीर्षक से जारी किया था, जिसके बाद उन्हें ख्याति मिली।
भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कोविड-19 के बाद परिस्थितियों को लेकर चीनी अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए। एलिस ने कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी प्रशासन, सरकार का कोविड-19 के बाद का बर्ताव हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उनका आर्थिक संकेतक केवल यही नहीं है बल्कि उनका एक भू राजनीतिक पक्ष भी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा कि विकसित देशों को अपने नागरिकों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीति अपनाने की आवश्यकता के बारे में समझाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि समृद्ध देशों में जीवाश्म ईंधन पर कर सहित जलवायु नीतियों के मामले में बहुत कम समर्थन है। नागेश्वरन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों की तरफ से गरीब देशों को वित्त पोषण का जिक्र करते हुए कहा कि यह वास्तविकता से कोसों दूर है क्योंकि उनके अपने देशों में ही काफी चुनौतियां हैं। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि उच्च आय वाले देशों में जीवाश्म ईंधन कर सहित जलवायु नीति के मामलों में बहुत कम समर्थन है। सीईए ने कहा कि वास्तव में विकसित देशों के समकक्ष घरेलू स्तर पर भी बड़ी चुनौतियां हैं और इसमें से एक चुनौती अपने लोगों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीति अपनाने की आवश्यकता के बारे में भी समझाने की है। उन्होंने कहा कि उनके समक्ष वित्तीय रूप से स्वयं को प्रभावित किए बनाए अपने देशों में जलवायु नीतियां बनाने को लेकर भी बड़ी समस्या है। कानपुर में हुई हिंसा और बवाल का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी अपने करीबी निजाम कुरैशी और इखलाक मिर्जा नाम के शख्स के जरिए पीएफआई के संपर्क में था। पुलिस की तफ्तीश में इसका खुलासा हुआ है। निजाम बवाल व हिंसा के केस में नामजद आरोपी है जबकि इखलाक का नाम केस में अभी तक नहीं है। पुलिस और साक्ष्य जुटाने के बाद इसको आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। इस तरह से बवाल के साजिशकर्ताओं का पीएफआई से कनेक्शन और पुख्ता होता दिख रहा है। आपको बता दें कि बवाल के मामले में दर्ज केस में 36 नामजद आरोपी बनाए गए हैं जिसमें निजाम कुरैशी का नाम भी शामिल है। निजाम कुछ दिनों तक समाजवादी पार्टी में रहा। पिछले महीने की 22 तारीख को उसको पार्टी से निष्कासित किया गया। वह जियमतुल कुरैश नाम का संगठन भी चलाता है। हयात जफर हाशमी के साथ मिलकर इस तरह की गतिविधियों में हमेशा शामिल होता है। इसके अलावा बाबूपुरवा निवासी इखलाक मिर्जा नाम का शख्स कारोबारी भी है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों पीएफआई के सीधे संपर्क में और इसके जरिए हयात भी संपर्क में था। यह खुलासा जांच में हुआ है। सर्विलांस के जरिए इससे संबंधित कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकल पीएफआई सदस्यों के संपर्क में निजाम व इखलाक हैं। इनके बारे में पुलिस और जानकारी जुटा रही है। पुलिस पीएफआई के पूरे नेटवर्क को तलाशने में जुटी है। संभव है कि इसमें पुलिस के साथ एटीएस भी बड़ी कार्रवाई करे। सीए हिंसा में बाबूपुरवा पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों को जेल भेजा था। पुलिस उनके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। हालांकि निजाम व इखलाक जिनके संपर्क में हैं वह दूसरे लोग हैं। जल्दी इन पर नकेल कसी जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज दिल्ली में जीएचएमसी पार्षदों और भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार की उपलब्धियों के बीच रखेंगे अपनी बात। सहारनपुर के गुप्ता बंधु यूएई में गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीका में करोड़ों के गबन का है आरोप। आरएसएस के लखनऊ समेत 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। विदेशी नंबर से भेजे गए मैसेज। राजस्थान में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत। बारातियों की कार और ट्रक की भीषण टक्कर। और पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मोसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। जंग छेड़ने के बाद रूस ने बमबारी कर और अन्य तरीकों से गेहूं यूक्रेन से बाहर नहीं निकलने दिया। उसने यूक्रेन का 5 लाख टन गेहूं लूट लिया और ट्रकों में लादकर अपने कब्जे वाले क्रीमिया भिजवा दिया। यह आरोप यूक्रेन ने लगाया है। वह अब इसे अकाल से जूझ रहे अफ्रीकी देशों को बेच रहा है। अमेरिका ने मई मध्य में 14 देशों को युद्ध अपराध का लाभ उठाने के प्रति चेताया था, लेकिन इसका असर होने की उम्मीद कम है। अमेरिका ने चेतावनी के साथ 3 रूसी मालवाहकों के नाम भी जारी किए, लेकिन उनका खुद मानना है कि यूक्रेन पर हमला मामले में पहले ही खुद को शक्तिशाली पश्चिम देशों और रूस के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे अफ्रीकी देश उचित प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। उनमें से कई तो रूस के हथियार पर भी निर्भर हैं। अमेरिका की इस चेतावनी के बाद यूक्रेनी अधिकारी ने रूस पर गेहूं चुराने के आरोप को दोहराना शुरू कर दिया। शुक्रवार को ही अफ्रीकी यूनियन प्रमुख सेनेगल के मेकी साल ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर खाद और अनाज की उपलब्धता कराने की मांग की थी। अफ्रीकी की गेहूं की कुल जरूरत में से 40% की आपूर्ति रूस और यूक्रेन ही करते हैं। इस साल गेहूं की कीमतों में 23% की बढ़ोतरी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले साल सूखे के कारण अफ्रीका के 1.7 करोड़ लोगों के सामने भूख का संकट गहराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम 1 करोड़ डिजिटल वर्क फोर्स तैयार करने में मदद करेगा। वे सोमवार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के डिजिटल कौशल कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल कौशल कार्यक्रम में 7वीं कक्षा से लेकर स्नातक प्रोग्राम तक 1 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्हें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एरिया में इंटर्नशिप, अप्रेंटिस और रोजगार के माध्यम से स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग से जोड़ा जाएगा। इसमें उन्हें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, AWS जैसे शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो हैं वो सहयोग करेंगी। इसमें छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में जानने और भविष्य में काम करने के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रधान ने शिक्षा तकनीक निर्माताओं से भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जब ह्यूमन कैपिटल की बात आती है तब भारत में व्यापक संभावनाएं नजर आती हैं, विशेष रूप से आगे आने वाले मजबूत जनसांख्यिकीय लाभांश को देखते हुए। यह कार्यक्रम सही आवेदकों को कौशल प्रशिक्षकों से उभरती प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रम को एक साथ जोड़ने में कारगर है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए यह एक सक्रिय कदम है। बिहार में पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार 8 जून को नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं। यह जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों की स्थापना के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टेक्सटाइल और लेदर उद्योग के लिए बिहार सबसे उपयुक्त जगह है। शाहनवाज हुसैन ने कार्यक्रम के दौरान एक नारा भी दिया। इस दौरान उन्होंने पलायन पर प्रहार करते हुए कहा कि अब बिहार तेजी से विकास कर रहा है, इसलिए अब लौट के आइए बिहार में। बिहार जल्द ही रोजगार का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग उद्योग लगने को लेकर बहुत उत्साहित है, लोगों का पलायन नहीं करना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार अब बांग्लादेश और वियतनाम को भी टेक्सटाइल प्रक्षेप में कड़ी टक्कर देगा। बिहार की सबसे बड़ी ताकत इनकी प्रशिक्षित श्रम शक्ति है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोयला खदान परियोजनाओं का विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों के समर्थन में सोमवार को सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र के गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि विरोध करने वालों पर लाठी या गोली चली तो इसे झेलने से पहले वह व्यक्ति होंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि वह दिल्ली जाएंगे और पार्टी नेता राहुल गांधी को प्रदर्शनकारियों के दर्द और उनकी मांगों से भी अवगत कराएंगे। सिंहदेव की यह टिप्पणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि जो लोग हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदान का विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले अपने घरों की बिजली बंद करनी चाहिए। मंत्री के कार्यकाल से जारी बयान में कहा गया कि सिंहदेव ने सोमवार को जिले के उदयपुर विकासखंड के घाटबर्रा, हरिहरपुर,
शामली और बासन गांव का दौरा किया। उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। ये गांव परसा खदान और परसा पूर्व कांता बसन के दूसरे चरण के कोयला परियोजनाओं से प्रभावित होंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने हाल ही में अंतिम मंजूरी दी थी। 2 खदानें कांग्रेस शासित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड को आवंटित की गई थी। हरियर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने कहा कि अगर कोयले की जरूरत है तब वन भूमि के बजाय मैदानी क्षेत्र को लिया जाना चाहिए। हमारे पास 80 साल का कोयला भंडारण है और हमने 2030 तक बिजली पैदा करने के लिए कोयले पर निर्भरता पूरी तरह से छोड़ देने का फैसला किया। तब हम घने जंगलों और जैव विविधता से भरपूर हंसदेव को क्यों नष्ट करें? मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर हम बिजली की जरूरत के लिए हंसदेव के जंगल को नष्ट कर देते हैं तो इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार सोशल मीडिया एवं इंटरनेट कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अपीली पैनल बनाने जा रही है। पैनल के पास सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति होगी। केंद्र ने सोमवार को बताया कि इससे बड़ी तकनीकी कंपनियों के कारण पैदा दरारों और कमजोरियों को दूर किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 के सूचना तकनीकी नियमों में संशोधन की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर संशोधन को मध्य जून तक लोगों की आपत्तियों के लिए जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम लोग अगले 30 दिन तक सुझाव दे सकेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए 25 फरवरी 2021 को आईटी नियम अधिसूचित किए जाने थे। इसके तहत 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाली सोशल मीडिया कंपनी को भारत निवासी शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी व मुख्य कंप्लायंस अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। भारत में डिजिटल इकोसिस्टम और इंटरनेट उपभोक्ता बढ़ने के साथ उनकी समस्याएं व बिग टेक कंपनियों में से शिकायत भी बढ़ रही हैं। किसी व्यक्ति की शिकायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपीली समिति के सामने अपील की जा सकेगी। यह समिति 30 दिन में शिकायत निपटाएगी और इसके फैसले इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बाध्यकारी भी होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज दिल्ली में जीएचएमसी पार्षदों और भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार की उपलब्धियों के बीच रखेंगे अपनी बात। सहारनपुर के गुप्ता बंधु यूएई में गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीका में करोड़ों के गबन का है आरोप। आरएसएस के लखनऊ समेत 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। विदेशी नंबर से भेजे गए मैसेज। राजस्थान में एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत। बारातियों की कार और ट्रक की भीषण टक्कर। और पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मोसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई।